अस्सलाम वालेकुम। EDU 602 फाइनल टर्म प्रिपरेशन सब्जेक्टिव बेस्ड वीडियो होगी ये। मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स, लेकिन इनका सॉल्यूशन नहीं है। इसको मैं अभी आपके सामने सॉल्व भी करूँगी और हम साथ साथ प्रिपरेशन भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन द डिसीजन मेकिंग। अच्छा, सोचें थोड़ा सा, डिसीजन मेकिंग वैसे होता क्या है कि मतलब आपको कोई ऑप्शंस दिए जाएं 3 से 4 और आपने डिसाइड करना होगा कौन सा बेस्ट है मेरे लिए, मैंने कौन सा चूज़ करना है। इसको हम डिसीजन मेकिंग वैसे बोलते हैं। लेकिन आपने एग्जाम्स में क्या लिखना है, इसको मैंने यहाँ पे सर्च किया है, इसको आप पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑप्शंस। मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके दरमियान आपने आइडेंटिफाई भी करना है और चूज़ भी करना है। और कोर्सेज ऑफ द एक्शन बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंस और डिजायर्ड आउटकम्स। सिंपल, अगर इसके आप एग्जांपल में अगर खुद से लिखना चाहें तो एग्जांपल आप ना कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन डिसीजन मेकिंग होता है, वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में सेलेक्ट करने हैं। तो कोर्स सिलेक्शन इसकी एग्जांपल हो जाएगी और डिसीजन मेकिंग को आप इस तरह डिफाइन कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द रैशनल ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब तो खैर 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये ओल्ड है ना, फिर उस हिसाब से मार्किंग की हुई है। अच्छा, दो दो आपको चॉइसेस दे रहे हैं। फर्स्ट वाले पे हम फोकस करेंगे। द रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शनल लीडरशिप लाइज इन इट्स फोकस ऑन द स्ट्रक्चर टास्क। मतलब फोकस करना है जो कि स्ट्रक्चर टास्क हो, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हो और रिवॉर्ड बेस्ड मोटिवेशन हो, उन पे जो फोकस करता है वो हमारे पास रिलेशन रैशनल ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है। लीडरशिप वैसे क्या होता है कि कोई लीड करना है किसी चीज़ को। लीड करने में ही हम किस चीज़ पे फोकस करना है, एक तो स्ट्रक्चर्ड टास्क के ऊपर, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर और रिवार्ड बेस्ड मोटिवेशन के ऊपर। जब हम इन तीनों चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो टर्म हमारे पास होगी रैशनल ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉब रोटेशन। रोटेशन का वैसे मतलब होता है कि रोटेट होना, मीन्स के एक सर्कल में जो सर्कल हो जाता है हमारे पास, एक चक्कर कंप्लीट करना, उसको रोटेशन बोलते हैं। अब जॉब रोटेशन हमारे पास क्या होगी, इसको हम डिफाइन करते हैं। इज अ प्रैक्टिस वेयर द एम्प्लॉयज़ आर मूव्ड बिटवीन द डिफरेंट टास्क। मतलब कि एम्प्लॉयज़, एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है। हम उनके ना लेवल पहले कर लेते हैं कि लेवल ए के हैं, लेवल बी के हैं, लेवल सी के हैं। लेवल ए के टॉप पे ही रहते हैं, वैसे उनको हम सर्कुलेट तो नहीं करते, रोटेट नहीं करते, लेकिन लेवल ए और जो लेवल बी और सी होता है उनको आपस में हम शफल कर देते हैं। जैसे शिफ्ट होती रहती है नाइट डे की, वो भी इसकी उसमें भी वो एग्जांपल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपके पास जॉब रोटेशन होती है। ठीक है। मज़ीद ये कि टास्क जो होते हैं और रोल्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्लान बेसिस, वो पहले से ही प्लान्ड होते हैं कि किस टाइम पे किस बंदे ने ये जॉब परफॉर्म करनी है। तो उनको चेंज करते रहते हैं उनकी पोजीशंस को। द पर्पस इज़ टू इन्हेंस देयर स्किल्स, ताकि जो लो लेवल पे काम कर रहे हैं उनको भी मौका मिल सके कि वो टॉप लेवल का काम करके देखें, उनके स्किल्स इंप्रूव हों। और दूसरा, एक सेटिस्फेक्शन, रिड्यूस द मोनोटोनी एंड प्रोवाइड द क्रॉस फंक्शनल एक्सपीरियंसेस। ये सारे उसके फ़ायदे बेनिफिट्स के अंदर आता है। इट ऑल्सो हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड अ मोर वर्सटाइल वर्क फोर्स एंड आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय स्ट्रेंथन फॉर द फ्यूचर रोल्स। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ना, वो डिफाइन करते हैं जॉब रोटेशन को। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि जॉब रोटेशन हमारे पास है क्या। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मूवमेंट होती है डिफरेंट टास्क को लेकर और डिफरेंट रोल्स को लेकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ अ चेंज। चेंज क्या होता है, ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं, वैसे सिंपल है। चेंज कोई भी हमारा जो स्टेट को, पहले एक फाइनल, एक इनिशियल स्टेट थी, अब हमारे पास फाइनल स्टेट आ गई है। तो ये हम वो जो चेंज हुआ है तो उसको हम चेंज बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। चेंज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द करंट स्टेट। पहले जो पोजीशन पे जो चीज़ थी ना, और अब जो हो गई है, वो जो उसके अंदर डिफरेंस आया है, उसको हम चेंज बोलेंगे। हाँ, अब आपके पास वर्ड्स मिल चुके हैं आपको, आप डिफरेंस इसमें लिखेंगे। डिफरेंस चेंज को कहते हैं। जो भी डिफरेंस आया ना पहले एग्जिस्टिंग स्टेट से जो अब करंट स्टेट है, उसके दरमियान जो डिफरेंस आया उसको आप चेंज बोलेंगे। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द वन कंडीशन सिस्टम और अ प्रैक्टिस टू अनदर। चेंज कैन अकर इन अ वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, ये उसकी एग्जांपल्स आ रही हैं। और उसके बाद ये सर आप उसमें लिख सकते हैं। अच्छा, व्हाट आर द कोर बिलीव्स ऑफ द क्लासिकल स्कूल थॉट्स। ये इसको हम सर्च करेंगे अभी। ये 3 मार्क्स का था क्वेश्चन, अब भी आ सकता है। इससे आपकी सब्जेक्टिव की काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप कि फिर आप सब्जेक्टिव इजीली कर सकेंगे इस वीडियो के बाद।
देखिए, द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट इज़ अ मैनेजमेंट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। देखिए, एक स्कूल में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिंपल। स्कूल एक एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन की अंदर, ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें जितनी भी मैनेजमेंट हो रही है और जो और उसको इम्प्रूव करने के लिए जितनी भी हम एक्टिविटीज़ और स्टेप्स ले रहे हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी को और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए जो भी हम स्टेप्स ले रहे हैं, वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर आएगा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है। मज़ीद इसके अंदर ये चीज़ें भी आ जाती है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें वेरी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। लेकिन यहाँ हम स्कूल की एग्जांपल स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और ये आप पॉइंट्स बना के लिख सकती हैं उसके अंदर, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखते हैं फिर इसे। ओके, इसके अंदर जो फैक्टर्स आते हैं, जो इसके की पॉइंट्स है, एक तो है वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, ठीक है? वैल्यूज़ कहते हैं ये जो इकदार इकदार होते हैं उसको बोलते हैं। वैल्यूज़ और बिलीव्स को हम मज़ीद पढ़ते हैं कि द कोर प्रिंसिपल एंड शेयर्ड आइडियल्स दैट गाइड द बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो वैल्यूज़ और बिलीव्स के अंदर आएगा, ठीक है? नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस क्या होगा, द अनरिटन रूल्स, जो ऐसे रूल जो हमने जो रिटन नहीं है। कुछ रूल्स होते हैं ना कि रिटन होते हैं कि आपने उसको फॉलो करना होता है, खासतौर पे नोटिस बोर्ड के ऊपर लगे होते हैं कि इन रूल्स को आपने, उनमें क्या चीज़ आ जाती है कि टाइम टाइम का उसमें मेंशन होता है कि इस टाइम पे ऑफ एंड ऑन होगा। तो जो अनरिटन होंगे वो नॉर्म्स और प्रैक्टिस के अंदर आते हैं और बिहेवियर्स भी उसके अंदर होते हैं। दैट आर द कंसिडर्ड द एक्सेप्टेबल एंड एक्सपेक्टेड इन द वर्क प्लेस, सच एज द कम्युनिकेशन स्टाइल्स, ड्रेस कोड्स एंड कोलैबोरेशन हैबिट्स, ये सारी उसके अंदर आती हैं। और वैल्यूज़ और बिलीव्स की क्या एग्जांपल थी इसके अंदर, इनोवेशन, इंटेग्रिटी और टीम वर्क आता है। नेक्स्ट सिंबल्स और आर्टिफैक्ट्स, इसके ये टेंजिबल होते हैं और इनटेंजिबल भी होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सच एज द लोगोस, ऑफिस लेआउट, रिचुअल्स, ट्रेडिशन दैट रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी। मीन्स कि एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन समझ ले कोई ब्रांड है और उसका जो लोगो होता है उससे हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। हर स्कूल का भी अपना एक मोनोग्राम होता है जो स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म के ऊपर लगा होता है। तो वो जो चीज़ें होंगी ना, वो एग्जांपल्स आ जाएँगी सैंपल्स और आर्टिक्राफ्ट्स के अंदर, आर्टिफैक्ट्स के अंदर सॉरी आ जाएँगी, ठीक है? वो एग्जांपल्स। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आपके पास है टेल द 3 टाइप्स ऑफ द विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए, विजुअलाइज़ करना, किसी चीज़ को व्यू करना, देखने से मुराद होता है और हम इसको देखेंगे कि इसके आंसर में क्या आ रहा है। कम्युनिकेशन होता है कि इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना। अब क्वेश्चन तो आपको समझ लग गई, हम आंसर को देखते हैं। देखिए, 3 टाइप्स ऑफ द विजुअल कम्युनिकेशन, एक तो है ग्राफ्स एंड चार्ट्स। कम्युनिकेट करना मीन्स अगर आपको कोई ग्राफ बना के दे दिया जाए, ग्राफ कैसे होता है? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, 1 सेकंड। देखिए, 1 सेकंड। ये एक ग्राफ है, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है? इनको मैच कर दें। ये ग्राफ से भी जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, क्वांटिटी, वैल्यूज़, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हो क्या रहा है असल में। ये हमारे पास ग्राफ्स होते हैं और चार्ट्स भी इसी तरह से होते हैं। जैसे बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया हमारे पास, लाइन चार्ट हो गया। जो अभी मैंने एग्जांपल दी थी वो लाइन ग्राफ की थी, ठीक है? जो मैंने ड्रॉ किया ना वो लाइन था, और पाई वाला डिफरेंट होता है, जिस जो जैसे हमारी वो नहीं लगती है अटेंडेंस लगती है, वीयू की अटेंडेंस, एक सर्कल बना होता है, वो पाई चार्ट होता है हमारे पास। और बार ग्राफ होता है जिसके ऊपर रेक्टेंगल्स बनी होती है, वर्टिकल रेक्टेंगल्स, वो उसको बोलते हैं बार ग्राफ को। ये सारी टाइप्स हैं विजुअल कम्युनिकेशन की, इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जो हमारी अटेंडेंस हमें पता चल जाती है ना उस सर्कल को देख के कि कितनी परसेंट हमारी अटेंडेंस हो गई और कितनी परसेंट हमारी रहती है, उससे अंदाज़ा हो जाता है ना, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। और इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस, उसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा हो और इमेजेस भी हों, डिज़ाइन एलिमेंट्स टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट इन द क्लियर एंड इंगेजिंग वे। तो ये भी दूसरी टाइप है इसकी। और वीडियोज़ एनिमेशन का तो आपको पता ही होगा, वीडियो फॉर्म में विजुअलाइज़ करवाना किसी चीज़ को, ये सारी विजुअल कम्युनिकेशन है जिसमें हम देख के समझ जाएँ। मकसद हमारा है विजुअल का, विजुअलाइज़ करना, वर्बल या नॉन वर्बल नहीं है, ये विजुअलाइज़ है, ठीक है? हम देख के समझ जाएँ, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएँगी। अच्छा जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिफाइन द फॉर्म्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट बोलते हैं तनाज़े को, या जो कोई हमारा ओपिनियन किसी से
मैच ना कर रहा हो, हम डिसएग्री कर रहे हो, तो वो कन्फ्लिक्ट उससे उसमें अराइज होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है ब्रीफली डिफाइन द फॉर्म्स, उसकी फॉर्म्स हमने करनी है, कन्फ्लिक्ट की बतानी है। एक तो होती है इंटर पर्सनल कन्फ्लिक्ट, दूसरी होती है इंट्रा पर्सनल। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस है, हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट होती है ऐसा डिस्प्यूट, डिस्प्यूट बोलते हैं झगड़े को, और डिसएग्रीमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द पर्सनैलिटी, वैल्यूज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स। इनकी बिना पे जो हमारा डिफरेंस होगा ना, उसको हम बोलेंगे इंटरपर्सनल, इंटर TER है। और जो इंट्रा होता है वो होता है इंटरनल स्ट्रगल विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफन काज्ड बाय द कंपीटिंग द डिजायर्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस। अपने आप से ही जो हमारी अ, हमने कुछ एक्सपेक्ट किया और वो फुलफिल ना हो रहा हो, तो हम अपने आप से जो डिसअपॉइंटमेंट होती है वो इंट्रापर्सनल होती है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अराइजेस बिटवीन द ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको वर्ड से ही अंदाजा हो गया होगा ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है। बेसिकली आपको कॉन्फ्लिक्ट का पता हो और फिर उसकी टाइप्स का पता हो, फिर हर एक टाइप को डिफाइन करना भी आता हो, क्योंकि MCQs भी तो आपने सॉल्व करनी है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक पेपर भी अभी हमने सॉल्व नहीं किया। डिफाइन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हैं। टाइम लगेगा लेकिन आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आई एम श्योर। ओके, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। कि जो हम रिसोर्सेज देखें, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम पहले से एक बजट बना देते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल सेंस में बोल सकते हैं। फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर हम सारा पहले से बजट होता है कि पूरा साल का या सेमेस्टर वाइज के वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको मीट कर पाएगा या नहीं। तो उसको जो मैनेज करना होता है उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग भी होती है, ऑर्गेनाइजिंग भी होती है, कंट्रोलिंग भी होती है, मॉनिटरिंग भी होती है, चेक भी कर रहे होते हैं कोई कोई वो तो नहीं कर रहा, करप्शन तो नहीं कर रहा बीच में कोई कोई इंडिविजुअल, ठीक है। मॉनिटरिंग उसको बोलेंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिफाइन करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वैसे बताया भी हुआ जो मैं अभी कह रही थी। It involves making the strategies decision about the investment, budgeting, financing and risk management to ensure the financial stability। कोई देखो ना, कोई हो सकता है जैसे क्राइसिस भी तो आ सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जैसे कोविड के अंदर एकदम से स्कूलों को बंद करना पड़ जाता है, तो फिर वो जो फीस वगैरह होती है वो नहीं मिलती, तो स्कूल को फिर उसको मैनेज कैसे कैसे करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन को भी देखना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दी है, आप लिख भी सकते हैं। अगर आप आपकी वर्डिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो उसको लिंक करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है हाउ मैनेजर मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़। एक मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट कर सकता है, देखते हैं। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल बात कर रहा है, हर डिपार्टमेंट की, हर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। हमने हर लिहाज से इसको देखना है। A manager can motivate the employees using the following strategies. Number 1, setting the clear goals। पहले अपने जो goals हो ना वो उसको clearly set कर दे, हर किसी को पता हो। Providing the recognition and rewards, उनको provide करे, रिवॉर्ड्स भी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। ऑफरिंग द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड मीन्स के इसका इस पॉइंट थर्ड पॉइंट का ये मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को पता हो कि अगर हम इतना अच्छा काम करेंगे तो हमारे हमें मौका मिल सकता है अपग्रेड होने का। थोड़ी सी जो उनकी जॉब होगी ना, समझ जाएँ इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग द पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड एम्पावरिंग द एम्प्लॉइज़। ये 5 फैक्टर्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि एक मैनेजर मोटिवेट कर सकता है एम्प्लॉइज़ को। मोटिवेट करना लफ्ज़ होता है इनकरेज करना, ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके काम की। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन द स्टेजेस ऑफ द ग्रुप्स डेवलपमेंट, ग्रुप डेवलपमेंट। 5 मार्क्स के लॉन्ग में आ सकता है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन को समझे, स्टेजेस बताने हैं ग्रुप डेवलपमेंट के। एक आपके पास देखें, स्टेजेस ऑफ द ग्रुप डेवलपमेंट आर आउटलाइन इन द ब्रूस टकमैन मॉडल। ये एक मॉडल था, उसके अंदर ये बयान किए गए थे। एंड कंसिस्ट ऑफ द 5 की फेजेस। इंपॉर्टेंट है वैसे ये 5 की पॉइंट्स इसके हैं। एक तो फॉर्मिंग है, एक स्टॉर्मिंग है, नॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है और एडजर्निंग है, एडजर्निंग। अच्छा, वन बाय वन देखते हैं इनको। फॉर्मिंग हमारे पास क्या है। इन दिस इनिशियल स्टेज, पहला पहला स्टेज है, ग्रुप मेंबर्स गेट acquainted
इसका मतलब नहीं मुझे पता। एस्टैब्लिश्ड बेसिस रूल्स एंड क्लैरिफाई देयर रूल्स, ये समझ आ गई है कि पहले पहले स्टेप के ऊपर जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपने जो रूल्स होंगे ना उनको क्लैरिफाई करेंगे, इसका मतलब ये था। देयर इज़ अ ऑफन अनसर्टेनिटी एंड डिपेंडेंसीज ऑन द लीडर फॉर द गाइडेंस। मतलब अनसर्टेनिटी मतलब एक सर्टेन होता है यकीन होना, अनसर्टेनिटी गैर यकीनी वाली सूरत हाल होती है इसके ऊपर, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहे होते हैं लीडरशिप की गाइडेंस के लीडर हमें फर्दर क्या गाइड करेंगे। फॉर्मिंग स्टेज है, ठीक है। अब स्टॉर्मिंग स्टेज को हम देखते हैं। कन्फ्लिक्ट में अराइज, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज होगा एज अ ग्रुप मेंबर्स एक्सप्रेस द डिफरिंग द ओपिनियंस, कि ग्रुप मेंबर्स वो जो डिफरेंट ग्रुप्स है ना उनके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। कोई कहेगा कि ये वाला सूटेबल है, कोई कहेगा ये वाला सूटेबल है। चैलेंजेस अथॉरिटी एंड स्ट्रगल फॉर द पोजीशंस एंड लीडरशिप, और टेंशंस आर कॉमन बट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। अच्छा, अब नॉर्मिंग हमारे पास क्या है? नॉर्मिंग है द ग्रुप बिगिंस टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। अब देखो पहले क्रिएट की स्टेज में ना, फर्स्ट स्टेज में, फिर सेकंड स्टेज में कन्फ्लिक्ट हुआ, अब उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं थर्ड स्टेप के अंदर, जिसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं या नॉर्मिंग कहते हैं। वैसे नॉर्मलाइजेशन का वो होता है कि वैसे ये टर्म कंप्यूटर साइंस में यूज़ होती है किसी डुप्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और उसको बोल डुप्लीकेशन को बोलते हैं रिडंडेंसी। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मिंग की बात कर रहे हैं। The group begins to resolve the conflicts, establish the norms, and develop the stronger leadership relationship. There is increased cooperation and sense of unity as a members aligns with the common goals. आ गई समझ? और परफॉर्मिंग को देखते हैं। परफॉर्म मीन्स अब परफॉर्मेंस की बात आएगी, यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। एट दिस स्टेज अ ग्रुप बिकम्स अ हाईली इफेक्टिव फोकसिंग ऑन द अचीविंग द गोल्स। रोल्स आर वेल डिफाइंड एंड मेंबर्स वर्क कोलैबोरेटली विद द मिनिमल सुपरविजन। अब यहाँ पे ज़्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को। जो वर्क ग्रुप्स होते हैं उनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है, बस अब वो काम करने पे ऊपर फोकस होते हैं सारे। अब एडजर्निंग क्या होता है? दिस इज अ फाइनल फेज इन्वॉल्व्स अ डिसबैंडिंग ऑफ द ग्रुप्स आफ्टर द अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव्स अब आपने अचीव कर लिए हैं तो अब ग्रुप्स को होगे ना उसको ख़त्म कर देंगे, डिसबैंड कर देंगे। मेंबर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एंड ग्रुप डिसॉल्व एज अ टास्क आर कंप्लीटेड। अब ग्रुप्स को डिसॉल्व कर दिया जाता है क्योंकि आपका टास्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक मेरे ख्याल से क्लियर है आपको, अब यहाँ से जैसे मर्जी क्वेश्चन आए। अच्छा, डिफाइन द मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स। अच्छा, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का पहले हमें पता हो फिर हम उसको देखेंगे। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स आपके पास होते हैं आर द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड, मतलब कि कोई बोनस कह लें इसको, कोई मीन्स के क्या चेक मिल जाए आपको किसी कंपनी से रिवॉर्ड के तौर पर, उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव बोलेंगे। प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ टू रिकॉग्नाइज देयर परफॉर्मेंस और द अचीवमेंट्स। इसके अंदर आता है सैलरी, वेजेस आता है, बोनसेस, हाँ वही बात आ गई, कमीशंस भी होता है, प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है और स्टॉक ओपिनियंस। पॉइंट्स सिर्फ देख लें कि मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स आइए उसकी। अब है नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स और द नॉन फाइनेंशियल incentives that recognize and motivate the employees in their in other ways. These include the recognition and praises, तारीफ करना सिर्फ, career development and opportunities, और flexible work arrangement, job enrichment and workplace perks। ये क्या होता है? Providing the access to the benefits such as a gym membership, free meals and मीन्स इसमें कैश नहीं होता, उसके अलावा बाकी सारे इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ द गुड क्लाइमेट फॉर द स्कूल। और स्टूडेंट कह रहा है कि आई फॉरगेट, वो स्टूडेंट भूल गया। वैसे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसको रेफरेंस दे देते हैं थोड़ा सा। ओके, a good climate for the school is one where the positive, supportive, and inclusive environment fosters learning, growth, development for the both students and the staff, दोनों के लिए जो हो beneficial हो। key elements of the good school ये हमारे पास है। एक तो रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट हो। अब वो क्लाइमेट, वो इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट भी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम देखेंगे टीचर्स एंड स्टाफ ऑफर द इमोशनल, एकेडमिक एंड सोशल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स इंश्योरिंग वेल बीइंग and success. Inclusivity and diversity, positive discipline, engaging learning, safe and clean facilities। ये वाले पॉइंट्स आप पहले लिख सकते हैं कि सेफ एंड क्लीन फैसिलिटीज़, क्योंकि क्लाइमेट की बात हुई है तो सबसे पहले हम वो प्रेफरेबल करेंगे, ठीक है। अब भी इनको आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन द हैंसेली स्ट्रेस मॉडल। इंपॉर्टेंट है, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन भी है, देखते हैं। हाँ, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, दोनों को ही फिर कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस।
दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं। ये भी 5 मार्क्स का है। अच्छा, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हैंस सेली स्ट्रेस मॉडल, ये मॉडल क्या डिफाइन करता है? फोकस करता है ऑन साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू द स्ट्रेसर्स, एक्सप्लेनिंग हाउ द इंडिविजुअल्स रिएक्ट टू द स्ट्रेस। हिज मॉडल इंक्लूड्स 3 की स्टेजेस। इस मॉडल के ना 3 स्टेजेस हैं, एक तो है अलार्म स्टेज, एक है रेजिस्टेंस स्टेज और एक है एग्जॉस्शन स्टेज। देखो, अलार्म स्टेज क्या होता है? दिस इज पहला स्टेज जो इनिशियल कहलाएगा रिएक्शन टू द स्ट्रेसर। The body detects the threat, triggering a fight or a flight response, releasing stress hormones. तो ये उससे रेलिवेंट है। और रेजिस्टेंस स्टेज क्या होता है? इफ द स्ट्रेसर परसिस्ट द बॉडी ट्राइज टू अडॉप्ट टू द स्ट्रेस। दिस इनिशियल heightened response decreases but the body remains on alert. अच्छा, नेक्स्ट लास्ट वाला आपके पास है exhaustion. After the prolonged exposure to the stress, the body resources are depleted, leading to the physical and mental exhaustion. If the stress continues without relief, individuals may experience the burnout, illness and emotional breakdown. तो ये इसका ये नुकसान भी हो सकते हैं कि जब वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, जो इंडिविजुअल है स्ट्रेस को, उसके खिलाफ रिएक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो अंदर ही अंदर से थोड़ा सा बीमार हो सकता है। तो ये दूसरा सेकंड वाला रेजिस्टेंस है, जिसमें कोई स्टेज है जिसमें वो रेजिस्ट करेगा अपनी बॉडी को कि वो स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर सके या कोई रिएक्ट ना कर सके। और फर्स्ट वाला जो है अलार्मिंग स्टेज है, जो कि इनिशियल स्टेज है। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM इसको बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये और क्वेश्चन है, ठीक है। इज ए कम्प्रीहेंसिव अप्रोच टू द इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास कंप्लीट एक प्रोसेस है एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें हम किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं? एक तो कस्टमर के ऊपर फोकस करते हैं, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, प्रोसेस अप्रोच के ऊपर, इंटीग्रेटेड सिस्टम के ऊपर और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर। ये 5 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं TQM के अंदर। हमारा एक पेपर सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है 3 to 4 MCQs फ्रॉम 1 to 22 लेक्चर्स, ये मतलब ओल्ड है ना हमारे पास। पहले ऐसा तो था कि मिड टर्म का सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूडेड होता था, लेकिन ज़्यादा नहीं। देखिए, सिर्फ 3 से 4 MCQs रिपीट हुए थे। अच्छा, ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, क्वांटिटेटिव स्कूल मैनेजमेंट फोकस करता है यूज ऑफ मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल मॉडल्स टू इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम इसके की एस्पेक्ट्स को देखें कि इसके अंदर मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, जिसमें डेवलपिंग द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस एंड बेटर अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द आउटकम्स। इसको ओवरऑल सेंस से देखें, ये हर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, सिर्फ स्कूल की बात नहीं हो रही। ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सिमुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डेलीगेशन ऑफ द स्ट्रेस मैनेजर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में। ये देखिए, ये डिफाइन करता है डेलीगेशन ऑफ स्ट्रेस, द प्रैक्टिस ऑफ डिस्टर्बिंग टास्क, responsibilities and decision making authority to the other team members in order to reduce the manager's personal stress and prevent the burnout। बर्नआउट को प्रिवेंट करने के लिए और जो मैनेजर का पर्सनल स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए ये जो टर्म यूज़ की जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ स्ट्रेस। डेलीगेट का मतलब होता है डिलीट करना, किसी चीज़ को कम कर देना, स्ट्रेस को, ठीक है। मैनेजर के लिए डेलीगेशन को मतलब मैनेजर के लिए स्ट्रेस को कैसे कम किया जाता है, जिसमें होगा डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क, ताकि काम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं और जितनी भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसको हम टीम मेंबर्स के अंदर ना डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। तो उस तरीके से जो मैनेजर का स्ट्रेस होगा ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसके अंदर टास्क असाइनमेंट असाइन कर दें टास्क को, ओके, कि कौन सा काम किसने करना है, क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए, वाज़े तौर पे मतलब बता दें कि किसने क्या परफॉर्म करना है। ट्रस्ट एंड एम्पावरमेंट एंड मॉनिटरिंग द सपोर्ट एंड प्रियोरिटाइजेशन, मतलब जो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना, प्रियोरिटी देना, ठीक है। ये चीज़ें सारी इसके अंदर आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चेंज आएगा उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बोलेंगे, लेकिन किस किस कॉन्टेक्स्ट में आएगा वो हम देखेंगे अभी।
देखो, बता रहे हैं कि रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑल्टर, मतलब चेंज को ही बोलते हैं। चेंज का दूसरा लफ्ज़ ऑल्टर है। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कल्चर, प्रोसेस, स्ट्रेटजीज, इन सब के अंदर जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी चेंज लेकर आ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहलाएगा। और इसकी टाइप्स में होता है, एक तो स्ट्रक्चरल चेंज के हम उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की है, मतलब जो हायरार्की बोलते हैं कि ऐसे ना कि एक सिस्टम बनाओ इस तरह पिरामिड से, मतलब एक टॉप लीडर्स, फिर मिडल, फिर लास्ट में, ये एक हायरार्की सिस्टम बन गया हमारे पास, ठीक है। ये जो सिस्टम है इस स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना, ठीक है। डिपार्टमेंट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, और कल्चरल चेंज का मतलब शिफ्टिंग द शेयर्ड वैल्यूज बिलीव्स, जो हमने अभी शुरू शुरू में पढ़ा था उसको चेंज कर देना। प्रोसेस चेंज का मतलब जो वर्किंग के मेथड्स हैं, जो हम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं उसको चेंज कर देना। और स्ट्रेटेजी चेंज एडजस्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल मिशन एंड विजन गोल्स। और टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग द न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड इम्प्रूव। वर्ड्स जो है ना, इनके जो पॉइंट्स बने हुए हैं उससे ही आप उसको मजीद डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ द चेंज प्रोसेस। अब चेंज प्रोसेस का हमने पढ़ा हुआ है 2-3 दफ़ा, आप उसको खुद कर लेना। व्हाट टाइप ऑफ द स्कूल क्लाइमेट सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग। जो स्कूल क्लाइमेट का पढ़ा है ना हमने, कि क्लाइमेट के अंदर क्या क्या चीज़, स्कूल क्लाइमेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हैं लर्निंग में। अगर क्लाइमेट अच्छा होगा, मीन्स के नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट हो, टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर हो, और बहुत से फैक्टर्स और आप अपने से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ स्ट्रेस, ये हम इसको सीधी सीधी टर्म है, हम इसको देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, क्योंकि मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं अभी, ये 13 फेब तक टारगेट है मेरा। द लेवल ऑफ स्ट्रेस रेफर्स टू द वेरिंग द डिग्रीज ऑफ द स्ट्रेस। मतलब लेवल ऑफ स्ट्रेस का मतलब कि एक स्ट्रेस है ना, उसके डिफरेंट लेवल्स बने हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो इसको हम बोलेंगे कि ये लेवल है स्ट्रेस का, ठीक है। उसमें अंदर जो चेंज आ रहा है ऑफ एन इंडिविजुअल मे एक्सपीरियंस रेंजिंग फ्रॉम द मिडल टू द स्वेयर, ईच विद डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मतलब अगर थोड़ा सा स्ट्रेस है तो उसका अलग से इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर, अगर सीवियर कंडीशन में पहुंच गया तो उसका अलग से होगा, ठीक है। तो लेवल की बेस पे होगा जो इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी के ऊपर। लो स्ट्रेस, जिसको एस्ट्रेस बोलते हैं, दिस इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द स्ट्रेस दैट मोटिवेट्स। मतलब अगर हम एग्जाम्स का हमारे ऊपर स्ट्रेस आएगा तभी हम पढ़ेंगे ना, ये हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रेस की एग्जाम्पल में आता है, जो हम एग्जाम का स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मॉडरेट होता है जो थोड़ा सा कम हो, और हाई स्ट्रेस मीन्स कि बिल्कुल टेंशन फेल होने की जो टेंशन होगी, तो वो हाई स्ट्रेस के अंदर आएगा। लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। और क्रोनिक स्ट्रेस जो प्रोलॉन्ग काफ़ी टाइम तक स्ट्रेस लेके बंदा रहे, वो उसको हम कहेंगे प्रोलॉन्ग। और क्रोनिक स्ट्रेस, जैसे क्रोनिक डिजीज़ नहीं होती जो लंबे टाइम तक चलती हैं, वो जो वही होती हैं, ठीक है। एक्सट्रीम स्ट्रेस जो कि बहुत ज़्यादा, जिसके एक बर्नआउट और क्राइसिस के चांसेस हो, तो हम एक्सट्रीम स्ट्रेस उसको बोलेंगे। ये सारे लेवल्स हैं स्ट्रेस के, लो स्ट्रेस, मॉडरेट, हाई, क्रोनिक, एक्सट्रीम, ठीक है। याद रहेगा ना आपको, ये 5 स्टेप्स हैं, 5 लेवल है। नेक्स्ट आपके पास है वर्स्ट व्हाट इज़ द फॉर्मिंग स्टेज ऑफ द टीम डेवलपमेंट। फॉर्मिंग जो वो मैंने स्टेजेस पढ़ाए थे ना शुरू शुरू में, एक था फॉर्मिंग था, फिर कन्फ्लिक्ट था, फिर नॉर्मिंग था। फॉर्मिंग जो था इनिशियल था, जिसके अंदर ग्रुप्स बन रहे थे, वही वाला इसके अंदर लिख लेना। स्टॉर्मिंग स्टेज देखो इंपॉर्टेंट है। स्टॉर्मिंग स्टेज वो जिसमें ग्रुप्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट होने लग गया था शुरू शुरू में, याद आ रहा है आपको? उसको दोबारा से वरना वीडियो को देख लें। हाउ कैन वी डिफाइन द मोटिवेशन एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस के ऊपर मोटिवेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वैसे मैं इसको अपने से बना के लिख सकती हूँ, लेकिन मैं सर्च करूँगी ताकि आपको वर्ड्स मिल जाएं। जाहिर सी बात है, अपने एग्जाम्स में लिखना है। ओके। Motivation at workplace refers to the level of energy, enthusiasm, and commitment and employees exhibit towards their task and organization goal. मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ है ना, उन्होंने पहले से जो माइंड सेट किया हुआ है और जो एनर्जी एफर्ट लगा रहे हैं उसको उसको फुलफिल करने के लिए, वो मोटिवेशन के अंदर आएगी। और अगर वर्क प्लेस के ऊपर, एक तो एम्प्लॉयज़ की जो इंगेजमेंट है आपस में, वो कितना इंटरेक्ट करते हैं, गोल अलाइनमेंट है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स है, ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट है, तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज एग्जांपल और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की एग्जांपल, वैसे इसको हम ना जीपीटी से भी देखेंगे, लेकिन हम इसको सर्च भी करेंगे कि ये चार्ट क्या होता है हमारे पास। एक सेकेंड दिखा देती हूँ आपको। ये ग्राफ चार्ट्स, इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए।
ये देखो, ये आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। एक मिनट, न्यू टैब में ओपन करते हैं। हाँ, अब आपको नज़र आ रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। यहाँ पे जो भी टॉप लेवल पे जो टॉप लीडर होगा, फिर ये मिडल वाले होंगे, ये सारे मिडल में आएंगे, और ये बिल्कुल लो लेवल पे होंगे, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये वैसे स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना चार्ट होता है, ठीक है, अपने हिसाब का। और वैसे इधर हम सर्च करेंगे कि व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। वैसे एग्जांपल हमने देख तो ली है अभी, यही स्कूल वाली एग्जांपल तो है, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी। इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इन्होंने भी दिखा दिया, जैसे सीईओ हो गया हमारे पास, फिर उसके नीचे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, फिर उसके चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर होगा, और इस सीटीओ के नीचे होगा डेवलपमेंट और आईटी की सपोर्ट होगी, और इसके नीचे ये वाला भी आप चार्ट इस तरीके से बना सकते हैं। ईजी है ना, खुद ही इसको एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं, और इसको डिफाइन इस तरह करना कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन आउटलाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रोल्स एंड डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, बस आपको समझ लगी ना। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस एक्सपर्ट पावर वर्कर्स, सर्च करते हैं। आप इस तरीके से खुद भी हर एक फाइल को ना वेरीफाई कर लिया करें, क्योंकि जीपीटी ना हर एक क्वेश्चन की सिंपल वर्ड्स में ना ब्रेक डाउन कर देता है, फिर पढ़ने में आसानी होती है। एक्सपर्ट पावर रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस अ पर्सन हैज़ ओवर द अदर ड्यू टू देयर नॉलेज स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। देखो, ये एक्सपर्ट पावर है। व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस, बता रहे हैं कि जो एक्सपर्ट पावर का क्या इन्फ्लुएंस होगा दूसरे वर्कर्स के ऊपर। जाहिर सी बात है, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज़्यादा हैं, या जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उसके अंदर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो बाकियों के ऊपर असर पड़ेगा, उसकी हर कोई बात सुनेगा। ठीक है, और इन दिस कॉन्टेक्स्ट वर्क प्लेस व्हेन द वर्कर पोजेसेस द एक्सपर्ट पावर दे गेन द क्रेडिबिलिटी रिस्पेक्ट इन्फ्लुएंस, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, उनका ज़्यादा पूरा असर होता है, इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज देयर अदर वैल्यूज देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एबिलिटीज़। इतना काफ़ी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मैस्लो हायरार्की नीड्स। ओके, देखते हैं इसको, ये क्या है। मैस्लो हायरार्की एक वैसे थ्योरी है मैस्लो की। अ, ये आपके पास एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है, बाय अब्राहम मैस्लो, उसने पेश की थी, विच आउटलाइंस द 5 लेवल मॉडल ऑफ द ह्यूमन मोटिवेशन। 5 लेवल्स थे उसमें, एक तो है साइकोलॉजिकल नीड, पहला पहला उसका है, उसके बाद है सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इंपॉर्टेंट है वैसे, सबको हम देख लेते हैं, और क्या पता शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से कोई बन के आ जाए। साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं कि दीज आर द मोस्ट बेसिक नीड्स रिक्वायर्ड टू द सर्वाइवल एंड इंक्लूडिंग द फूड वाटर शेल्टर एयर एंड स्लीप। ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। और सेफ्टी नीड्स आपके पास क्या हैं, इसके अंदर एक हेल्थ है, जॉब है, सिक्योरिटी है, और स्टेबल लिविंग इन्वायरमेंट जो है वो एक सेफ्टी नीड्स के अंदर आता है। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, आफ्टर द सेफ्टी नीड्स आर फुलफिल्ड, जब हमारे पास सेफ्टी नीड फुलफिल हो गए हैं, पीपल सीक द सोशल कनेक्शन रिलेशनशिप एंड सेंस बिलोंगिंग। दिस इंक्लूड द फ्रेंडशिप फैमिली एंड इंटीमेट रिलेशनशिप। जाहिर सी बात है, जब किसी कंपनी में हम काम कर रहे होते हैं, तो अगर हमारे क्लोज फ्रेंड्स वहाँ पे मिल जाते हैं, तो हमें वो काम काम फील ही नहीं होता, क्योंकि फ्रेंडशिप एक ऐसा मतलब कि अच्छा रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आपके पास है एस्टीम नीड्स। एस्टीम्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वॉल्व्स नीड्स द सेल्फ इस्टीम एंड रिस्पेक्ट ऑफ द अदर्स, ये इसके अंदर आता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। टीम क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड टीम, जो इकट्ठे जिनका मकसद एक हो और एक ही काम कर रहे हो। इसमें आप क्रिकेट टीम की एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द कन्फ्लिक्ट अवेयरनेस मॉडल। कन्फ्लिक्ट अवेयरनेस हमने ऊपर पढ़ा था, कन्फ्लिक्ट अवेयरनेस क्या है। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसको भी हम देखेंगे, इसको देख लें, ये लास्ट है। ओके, ये एक हमारे पास एक शेप है ऑफ द वैल्यूज़ बिहेवियर्स और प्रैक्टिस की। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है ना हमारे पास, वो वैल्यूज़ बिहेवियर्स और प्रैक्टिसेस की एक शेप है हमारे पास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग द कोहेसिव इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस हाउ द एम्प्लॉयज इंटरेक्ट मेक डिसीजन अप्रोच देयर वर्क। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी प्रिपरेशन हुई हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।